हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई एम वेरी श्योर यू आर डूइंग गुड। लास्ट क्लास में आपने चार्जिंग सेक्शन 22 देख लिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। और आज की क्लास में आप देखने वाले हैं सेक्शन 23। ये बताइए, ये हाउस प्रॉपर्टी स्टॉकिंग ट्रेड किसके लिए है? मतलब किसके लिए ये इन्वेंट्री है? इन्वेंट्री की तरह कौन मकान बेचता है? बिल्डर्स, रियल एस्टेट का जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये जो हाउस प्रॉपर्टी होते हैं वो स्टॉक इन ट्रेड है। एक बिल्डर फ्लैट बनाता है, ठीक है, 500 फ्लैट बना दिया, वो फ्लैट क्या है उसके लिए? इन्वेंट्री, राइट। वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह उसे सेल करता है। लेकिन अगर ये इन्वेंट्री यानी कि ये फ्लैट मान लीजिए एक बिल्डर के बिक नहीं रहे हैं, तो जब तक बिक नहीं रहे हैं उसने सोचा इन द मीन टाइम क्यों ना इसको किराए पे लगा देते हैं, और उससे किराए की इनकम आने लग जाती है। तो ये किराए की इनकम कौन सी इनकम है? हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, कोई भी बिल्डर अपने फ्लैट को पुराना नहीं करेगा, किराए पे लगा के किराया नहीं लेगा जब तक कि वो फ्लैट बिके ना। लेकिन फिर भी, क्योंकि इनकम टैक्स तो भाई कोई स्कोप छोड़ेगा नहीं ना, कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम भाई कानून ही ना बनाए। भाई अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? तो अगर एक बिल्डर के पास कुछ अनसोल्ड फ्लैट्स पड़े हुए हैं और उसे वो किराए पे लगा दे, तो ये कौन सी इनकम आएगी? इस बात को सोचने से पहले जरा ये सोचिए कि जो फ्लैट बिकते हैं वो कौन सी इनकम होती है बिल्डर के लिए। एक बिल्डर ने फ्लैट बनाया और उसे बेचा, इसमें जो इनकम कमा रहा है बनाने और बेचने में, उसमें जो इनकम कमा रहा है कौन सी इनकम है? पीजीबीपी की इनकम है भाई, इन्वेंट्री है उसकी। लेकिन इन द मीन टाइम जब तक कि वो बिक रहा है, उसके पहले उसने किराए पे लगा दिया और किराए की इनकम आ रही है, तो ये कौन सी इनकम है? हाउस प्रॉपर्टी की कि पीजीबीपी की? तो ध्यान दीजिएगा, ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी की ही होगी। जब भी किसी इनकम के लिए कोई एक रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम क्रिएट किया जाता है, किसी भी इनकम के लिए एक रिस्पेक्टिव हेड बनाया गया है, तो वो इनकम वहीं टैक्सेबल होगी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए एक स्पेसिफिक हेड बनाया गया है, तो ये इनकम वहीं टैक्सेबल होगी। मान लीजिए आपका बिजनेस यही है, आप मकान खरीदते हो, किराए पे देते हो, यही धंधा कर रहे हो, सैकड़ों मकान खरीद लिए हो, किराए पे दे रहे हो। आपकी इनकम कौन सी है? किराए से जो इनकम आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी की कि बिजनेस की? हाउस प्रॉपर्टी की। अरे ध्यान दीजिए, सेक्शन 22 में आपने यही तो बात पढ़ा है कि मकान होना चाहिए, आप उसके ओनर होने चाहिए। और अगर आप उसमें अपना धंधा नहीं कर रहे हो, मतलब उस प्रीमाइसेस में, उस बिल्डिंग में अपना शोरूम, शॉप, गोडाउन ये सब खोल के नहीं बैठे हुए हो, तो जो इनकम होगी वो कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Even if it is your business, it doesn't matter, that would be your income from house property, क्योंकि लिए इसके लिए एक रिस्पेक्टिव, एक अलग से सेपरेट हेड क्रिएट किया गया है। मान लीजिए आप एक कंपनी है, राइट, और कंपनी का एमओए एओए होता है, यू वेरी वेल नो। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज है, उस ऑब्जेक्ट क्लॉज में पता है क्या लिखा हुआ है? उस कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये बात लिखी हुई है कि कंपनी जो है रेंट पे प्रॉपर्टीज देगी, यही उसका धंधा रहेगा। ऑब्जेक्ट ही कंपनी का यही है, इसीलिए ये कंपनी बनाई गई है कि कंपनी किराए पे मकान देगी, यही धंधा करेगी। स्टिल ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ना कि पीजीबीपी की। राइट एवरीवन, नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपने देख लिया कि हर केस में जब किराए पे प्रॉपर्टी दी जा रही है तो किराए की इनकम ही है, वो बिजनेस की इनकम नहीं होती, वो कोई और इनकम नहीं होती। एक मॉल का ओनर है, मॉल है, एक मॉल का ओनर है, वो मॉल का ओनर मॉल की एक शॉप आपको किराए पे दे रहा है। इनकम कौन सी है उसकी? भाई आप कहेंगे सर हर केस में जब भी प्रॉपर्टी किराए पे दी जा रही है इनकम कौन सी होती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये मॉल ओनर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। मैं यहीं पे आपको कहूंगा बस यहीं पे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मॉल ओनर जब मॉल में किसी दुकान को किराए पे दे रहा है, तो ध्यान दीजिए वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है। जरा सोच के देखिए, वो मॉल ओनर जब मॉल का किराया लेता है, तो जो मॉल पे किराए पे जिसने एक प्रॉपर्टी ली है, जिसने एक दुकान लिया है, उसको क्या क्या सुविधा मिल रही है? वो पूरा मॉल सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो उसे सेंट्रलाइज्ड एसी की फैसिलिटी मिली, राइट। उस मॉल में लिफ्ट है, एस्केलेटर है, उसे इसकी फैसिलिटी मिली। उस मॉल के पे सिक्योरिटी गार्ड होता है,
ठीक है, जो सिक्योरिटी चेक कर करके लोगों को अंदर आने देता है, इसकी भी फैसिलिटी उस दुकानदार को मिल रही है, क्योंकि उसके भी ग्राहक जब आएंगे तो सिक्योरिटी चेक मॉल का ओनर करवा रहा है। ठीक है, 100% पावर बैकअप है, किसी भी समय लाइट जाएगी, जनरेटर चलेगा और सभी दुकानों में लाइट आ जाएगी। मॉल में दुनिया भर की और एक्टिविटीज ओपन स्पेसेस में हो रही हैं, जिसकी वजह से भी क्राउड अट्रैक्ट होकर वहां पे आ रहा है और वहां की दुकानों में माल खरीद रहा है। सो यू अंडरस्टूड कि ये जो मॉल वाला केस है ना, इसमें जो मॉल ओनर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी थोड़ी ना किराए पे दे रहा है, प्रॉपर्टी के साथ बहुत सारी फैसिलिटीज सर्विसेज ये भी दे रहा है। तो सिंस इट इज नॉट बी सो द रेंटल इनकम जो मॉल ओनर के पास आ रहा है वो बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ सेवरल एसोसिएटेड सर्विसेज भी आ रहा है, इसलिए ये इनकम बिजनेस की इनकम कहलाती है। हालांकि ये मैंने बस अभी आपको थोड़ी सी बात इसकी बता दी, इसकी डिटेल चर्चा बाद में होगी, जब पहले हमने प्रॉपर्टी के किराए की इनकम पूरी तरीके से समझ लिया है, तब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी के साथ सर्विसेज दी जा रही हैं तो क्या होता है, राइट। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंटायर प्रॉपर्टी प्रपोजिशन, जिसमें ऑलरेडी आप समझ लीजिए हमें 6 से 7 क्लासेस लग जाएंगी सिर्फ प्रॉपर्टी के इनकम को समझने के लिए, राइट। आइए देखते हैं अब प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, सेक्शन 23। As a specific head of charge is provided for income from house property, annual value of the house property cannot be brought to tax under any other head of income. Actually annual value ही वो value होती है जिस पे टैक्स लगता है, अभी आपको इससे मतलब नहीं है, ये बाद में बताया जाएगा। तो कहता है कि एक स्पेसिफिक हेड हाउस प्रॉपर्टी का प्रोवाइडेड है, इसलिए कोई भी इनकम दूसरे हेड में नहीं जाएगी। अगर हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम है तो वो यहीं आएगी। It will remain so even if A, the property is held by the SSE as stock in trade of the business. Property is held by the SSE as stock in trade of the business मतलब the property of builders, ठीक है। But where the house property held as stock in trade which is not let out during whole or any part of the previous year, the annual value of such property or part of the property for the period up to 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority shall be taken to be nil. अब मैंने आपको एक बात बताई कि एक बिल्डर है, उसने प्रॉपर्टी किराए पे लगा दी, तो उसकी इनकम कौन सी होगी? किराए की इनकम होगी। लेकिन मैं कहता हूं एक बिल्डर है, उसने किराए पे प्रॉपर्टी लगाई ही नहीं है, ठीक है, अभी फ्लैट बिका ही नहीं है उसका, क्या उसके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी? हाँ, तब भी आ जाएगी, किराए पे नहीं लगाया तो भी। ध्यान से समझिएगा सेक्शन 22 को, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वो क्या कहता है? क्या बिल्डिंग है? हाँ भाई, वो बिल्डर कह रहा है हाँ बिल्डिंग तो है मेरी। फिर दूसरा बोलता है क्या तुम उसके ओनर हो? हाँ, वो बिल्डर ओनर है उसका। तीसरा, क्या आप उसमें अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं कर रहे हो? हाँ भाई, उस बिल्डिंग के अंदर हम अपना बिजनेस प्रोफेशन थोड़ी ना कर रहे हो, वो तो खाली पड़ी है, वो तो बेचने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्डिंग है, बिल्डर उसका ओनर है, उसकी बिल्डिंग के अंदर कोई अपना धंधा नहीं कर रहा है, तो यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो आ गया। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक्चुअल रेंट आना जरूरी थोड़ी ना, एक्सपेक्टेड रेंट टैक्सेबल हो जाता है। तो क्या ये एक टेंशन नहीं हो जाएगी? एक बिल्डर बिल्डिंग बना के खड़ा किया और माल नहीं बिका उसका, यानी वो फ्लैट नहीं बिका, तो किराए की इनकम शुरू हो जाएगी। अरे ये क्या तमाशा है? थोड़ा सा तो तसल्ली रखो, बिल्डिंग बनाते ही तुरंत थोड़ी ना बिकेगी, थोड़ा तो समय दो। तो गवर्नमेंट ने यहां पे थोड़ा सा समय दिया, लेकिन उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्या कहती है गवर्नमेंट? ध्यान से देखिए। आपने यहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, यहां पे आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, तो जब आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करोगे तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कंप्लीट करोगे तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम लोकल डेवलपमेंट
ये डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे मैं वाराणसी में हूं तो यहां पे होती है वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली में होता है डीडीए, आपने सुना होगा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये लोग क्या करते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, कि फ्लैट कंप्लीट हो गया है बिल्डर का, ये लीजिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यानी आपकी प्रॉपर्टी पूरी कंप्लीट है, जो आपने कहा था वो आपने तैयार कर दिया। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले समझिएगा। एक बिल्डर जब फ्लैट बना के बेचना शुरू करता है, राइट, तो उस समय उसकी ड्राइंग बनाता है, एक एडवर्टीजमेंट पैम्फलेट्स बनाता है, ब्रोशर बनाता है, जिसमें दिखाता है कि इसमें इतने सारे टावर्स होंगे, ऐसा फ्लैट होगा, इस बिल्डिंग, इस प्रीमाइसेस में एक स्विमिंग पूल होगा, 2 पार्क होंगे, एक मंदिर भी होगा, इतनी सारी चीजें दिखाता है। ठीक है, और कहता है ये सब कुछ कंस्ट्रक्ट होके रेडी हो जाएगा 4 साल के अंदर और फिर हम पोजीशन दे देंगे आपको। राइट, तो बहुत सारे जो फ्लैट यहाँ पे बाई करते हैं वो सब जनरली बैंक से लोन वगैरह लेके फ्लैट बाई करते हैं। ठीक है, किराए के मकान में रह रहे होते हैं, बस उनको इंतजार होता है किसी तरीके से फ्लैट उनका रेडी हो और बस वो वहां जाके रहना शुरू कर दें। तो जनरली मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो नया फ्लैट खरीद रहे होते हैं उनकी यही पोजीशन होती है कि कहीं किराए के मकान पे है, बैंक से लोन लिया है, जो डाउन पेमेंट थी वो फ्लैट की उन्होंने की, इंस्टॉलमेंट वो भरते जा रहे हैं बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन, लेकिन उनको बड़ी बेसब्री से इंतजार है जल्दी से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो और वो अपने फ्लैट का पोजीशन ले सके, ताकि एक तो किराए का जो खर्चा है वो खत्म हो सके। राइट, तो क्या होता है कि ये जो अब 4 साल के लिए वादा किया था बिल्डर ने, लेकिन 4 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो जो जिन्होंने फ्लैट बाई किया हुआ है वो चले आते हैं बिल्डर के पास, कहते हैं कि सर जल्दी कीजिए, मुझे पोजीशन दीजिए, जल्दी दीजिए, पोजीशन दीजिए। तो बिल्डर कहता है कि एक काम करिए, आपका फ्लैट तो रेडी हो गया है वहां, बस वही सब जो अभी पार्क है, मंदिर है, ये सब नहीं बना है, तो उसका क्या आपको अचार डालना है, आप एक काम करिए, आप रहना चलिए शुरू करिए, मैं आपकी चाबी दिलवा देता हूं, बाकी अभी उसमें जो काम चल रहा है चलता रहेगा, आप रहना शुरू कीजिए। दूसरा फ्लैट ओनर आता है, वो कहता है कि मुझे भी पोजीशन दे दीजिए, मैं भी रहना चाहता हूं भाई, किराया लग रहा है मेरा सब कुछ, उसको भी पोजीशन दे देता है। इस तरीके से धीरे धीरे सारे ही फ्लैट ओनर पोजीशन ले लेते हैं। बिल्डर देखता है कि सारे लोग तो अपनी चाबी लेके रहना शुरू कर दिए हैं, क्या बचा हुआ है, पार्क बचा हुआ है बनाना, मंदिर बचा हुआ है, अब रहने देते बनाने को, पैसा मिल ही गया फ्लैट का, फ्लैट वाले चाबी लेके फ्लैट में रहना शुरू कर दिए हैं, अब क्या करेंगे, मंदिर बना के पार्क बना के निकलो यहां से, हो गया, फ्लैट बिक गया सारा, अब क्यों खर्चा करें। तो ये प्रैक्टिस ना लगभग हर बिल्डर अपनाने लग गया। राइट, तो जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वहाँ की, उसका काम ही होता है ये सब प्रोजेक्ट्स पे निगरानी रखना। तो एक सिस्टम बनाया गया कि फ्लैट का पोजीशन दिया ही नहीं जाएगा, बिल्डर दे ही नहीं सकता, किसी भी फ्लैट ओनर को नहीं कह सकता कि आप रह सकते हैं, वो चाबी तभी पकड़ाएगा फ्लैट की जब फ्लैट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको मिल गया है। कौन देगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उस शहर की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो देगी, जैसे वाराणसी में वीडीए देगी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ही वो क्या कर सकता है, फ्लैट ओनर को चाबी दे सकता है पोजीशन के लिए। और वीडीए कब देगी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जितना भी वो अपने ब्रोशर में लिख के बेचा था फ्लैट को, जो जो चीज़ दिखाया था, उसने कहा था कि 2 पार्क बनाएंगे, एक स्विमिंग पूल बनाएंगे, एक मंदिर बनाएंगे, ठीक है, इतने सारे फ्लैट बनाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, सब कुछ चेक किया जाएगा। जब सारी चीज़ें हो गई है तो उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही वो पोजीशन दे सकता है, ताकि ये सारी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ऐसा किया जाता है। राइट, अच्छा, अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, ठीक है, तो इससे जिस भी फाइनेंशियल ईयर में ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उसका ईयर एंड, इसका ये है ईयर एंड। अब यहां से 2 साल, ये है 2 साल का पीरियड, 2 ईयर, ठीक है। यहां तक क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, but where the house property held as stock in trade which is not let out during the whole or any part of the previous year, the annual value of such property or the part of the property for a period up to 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of property is obtained from the competent authority shall be taken as nil. इसकी annual value shall be taken as nil,
यानी 2 साल तक, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उस साल के अंत से लेके 2 साल तक वैल्यू निल होगी, यानी 1 रुपए भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी। एनुअल वैल्यू ही वो वैल्यू होती है जिसपे इनकम कंप्यूट होती है और फिर टैक्स लगता है, तो वो एनुअल वैल्यू ही निल है, यानी कि कोई इनकम नहीं आएगी हाउस प्रॉपर्टी की, राइट। अगर ये लॉ ना बनाया गया होता तो क्या होता, जिस दिन प्रॉपर्टी कंप्लीट होती तो देखिए फिर सेक्शन 22 लग जाता। जैसे ही प्रॉपर्टी कंप्लीट की बिल्डर ने, सेक्शन 22 लग जाता। बिल्डिंग है, हाँ, तुम उसके ओनर हो, हाँ, क्या उसके अंदर अपना धंधा कर रहे हो, कहेगा नहीं खाली पड़ा है भाई, बेचने के लिए रखे हैं, उसके अंदर थोड़ी ना हम धंधा कर रहे हैं। तो क्या ये सेक्शन 22 क्या कहेगा, चलो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। लेकिन भाई ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, हम बिल्डिंग फ्लैट बेचने के लिए बनाए हैं, क्यों तुम किराए की इनकम झूठ मूठ का मेरे हाथ में डाल रहे हो। तो सरकार कह रही है ठीक है, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस साल के अंत से, यानी मान लीजिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिला कब, 15/10/23 को, तो उस साल का अंत क्या है, 15/10/23, उस साल का अंत हो जाएगा 31/3/24, वहां से 2 साल यानी कि 31/3/26 तक तो तुम्हारे हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी। यहां से फिर अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगी, इनकम फ्रॉम एचपी, ठीक है, ऑन अनसोल्ड फ्लैट, इनकम फ्रॉम एचपी शुरू हो जाएगी अनसोल्ड फ्लैट पे। किस तरीके से, एक्सपेक्टेड रेंट के बेसिस पे, एक्चुअल में तो रेंट होगा नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट के बेसिस पे। हाँ, लेकिन अगर इसी दौरान तुमने फ्लैट किराए पे दे दिया था तो ये इस पीरियड में जब वैल्यू निल थी तुम्हारी, इस पीरियड में ही अगर तुमने मकान किराए पे दे दिया था तो तब तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी। अगर वो वेकेंट था, खाली पड़ा था, तब के लिए बोल रहा है, वो बोल रहा था कि उस पीरियड में प्रॉपर्टी जो थी वो नॉट एक्चुअली लेट आउट ड्यूरिंग द होल अ पार्ट ऑफ द ईयर। अगर एक्चुअल में हमने लेट आउट नहीं किया था, खाली पड़ा था, तो जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस साल के अंत से लेके 2 साल तक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा, एनुअल वैल्यू निल होगी, उसके बाद हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? एक्चुअली ध्यान दीजिए, तो गवर्नमेंट भी चाहती है ना कि फ्लैट जल्दी जल्दी बिल्डर बेचे। ये 2 साल का जब पीरियड रहेगा ना, तो बिल्डर के दिमाग में टेंशन होगी कि 2 साल के अंदर अंदर हमको फ्लैट बेच के निकालने भी हैं, तो भाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। आज रियल इस्टेट का भाव इतना बढ़ गया है ना कि कोई भी मीडियम क्लास का बंदा है ना, तो वो उसके लिए फ्लैट खरीदना एकदम नामुमकिन है आज की तारीख में, ठीक है। मतलब बरसों पहले कहा जाता था रोटी कपड़ा और मकान डिफिकल्टी है हमारे देश में, तो रोटी कपड़ा तो मान लेते हैं सॉल्व हो गया है, लेकिन मकान आज भी डिफिकल्टी है लोगों के लिए। एक मध्यम वर्गीय इंसान फ्लैट नहीं खरीद सकता जिस हिसाब से रियल इस्टेट के भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सरकार डंडा कर दे कि देखो बिल्डर, तुमको 2 साल के अंदर अंदर फ्लैट बेच के निकलना है, नहीं तो तुम्हारे हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो वो भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा पाएगा कि नहीं बढ़ा पाएगा। अब उसको थोड़ा सा टेंशन होगी कि भाई हम ज़्यादा भाव बढ़ाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, फ्लैट बिकेगा नहीं, तो भाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, इससे रियल इस्टेट के प्राइसेस कंट्रोल्ड रहेंगे। एक्चुअली सच पूछिए ना तो प्रॉपर्टी के भाव को बढ़ने का बहाना चाहिए। पता है 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, और मोदी जी ने इलेक्शन कंटेस्ट कहाँ से किया था, हमारे शहर से, ठीक है, वाराणसी, बनारस से। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी का भाव है, सिर्फ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए इस बहाने ही 100% ग्रो कर गई थी प्रॉपर्टीज की वैल्यू, मतलब दुगनी हो गई थी मोटा मोटी, ठीक है। तो भाई मतलब मैं बताना चाहता था कि भाई उसको तो बहाने चाहिए भाई प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ को इंक्रीज करने के लिए, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि अगर 2 साल बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा तो बिल्डर जल्दी जल्दी फ्लैट बेचने की कोशिश करेगा, और ऑब्वियसली आपको कम समय में अगर माल अधिक बेचना है तो आप भी समझते हैं कि प्राइस को कंट्रोल रखना होगा। बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो माल बिकेगा नहीं। आइए आगे देखते हैं। बी है, इफ द एसएससी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑन रेंट। अगर एसएससी का यही धंधा है कि वो किराए पे मकान देता है तो भी किराए की इनकम टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तीसरा, इफ द एसएससी इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ ओनिंग हाउस प्रॉपर्टी। एक कंपनी है, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि इसका धंधा ही क्या है, ये प्रॉपर्टी ओन करेगी और किराए पे देगी, तो भी फर्क नहीं पड़ता, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी। एक्सेप्शन मतलब
एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द अबव रूल, यानी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, वो कुछ और कहलाएगी। कब? पहला केस देखिए, द रूल दैट द इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हैज द फॉलोइंग एक्सेप्शन। नंबर 1, इफ द लेटिंग इज ओनली इंसिडेंटल एंड सबसर्वेंट टू द मेन बिजनेस ऑफ द एसएससी। कहता है लेटिंग इज ओनली इंसिडेंटल एंड सबसर्वेंट टू द मेन बिजनेस ऑफ द एसएससी। इंसिडेंटल एंड सबसर्वेंट का मतलब होता है धंधा करने के लिए लेटिंग जरूरी थी। जो हम बिजनेस कर रहे हैं ना, वो बिजनेस ही नहीं कर पाते अगर हम लेटिंग नहीं करते। अब ये क्या मतलब है? देखिए, मेरी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में से ये धुएं निकल रहे हैं, बड़ी फैक्ट्री है ना, ज़्यादा धुआं निकल रहा है, लेकिन ये बड़े रिमोट एरिया में है। एक्चुअली ये ऐसे एरिया में है यहाँ पे कोई रहता नहीं है, मतलब ये गांव से भी ये करीब करीब 50 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटी मोटी दो चार ही झोपड़ झुग्गी भी है, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं, यहाँ कोई रहता नहीं है। तो अगर मुझे इस फैक्ट्री में लेबर्स चाहिए काम करने के लिए, तो पता है मजबूरी है मेरी कि यहाँ पे मुझे एक वर्कर्स का क्वार्टर बनाना पड़ेगा, एक वर्कर क्वार्टर बनाना पड़ेगा, नहीं तो लेबर मिलेंगे ही नहीं, यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। ठीक है, 50 किलोमीटर रोज कोई आना जाना करेगा नहीं, और यहाँ जो लेबर काम करेंगे उनको 300-400 रुपया रोज मिलेगा, तो 50 किलोमीटर बाइक चला के थोड़ी ना आएंगे, वो तो साइकिल से आ रहे होंगे, और 50-50 किलोमीटर साइकिल नहीं चलाएगा कोई। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें लेबर मिल नहीं पाएगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सर्वेंट क्वार्टर बना देते हैं, वर्कर्स के लिए क्वार्टर बना देते हैं। तो हमने एक बिल्डिंग बनाई, यहाँ पे एक एक कमरे का छोटा छोटा मतलब घर बना दिया लोगों के लिए कि यहीं पे वर्कर्स रहेंगे और काम करेंगे। राइट, तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इस सर्वेंट क्वार्टर का जो भी लेबर है, हम तो उसको कितना देते हैं, मान लीजिए हम 400 रुपया पर डे देते हैं काम करने का, ये मजदूरी है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि जो भी रहना यहाँ पे चाहे वो रह सकता है, ये हम उसको एक कमरा देंगे रहने के लिए, लेकिन इसका महीने का 400 रुपया लेंगे, 400 रुपये महीने का लेंगे। अब आप पूछेंगे कि पैसा क्यों ले रहे हैं सर? भाई सर्वेंट वहाँ पे मिल नहीं रहे हैं, वहाँ पे वर्कर्स मिल नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको देना तो पड़ेगा ही रहने का इंतजाम। हम 400 रुपये ले क्यों रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, हम 400 रुपये क्यों ले रहे हैं, ताकि जो लोग सीरियस है वही लें। क्योंकि अगर हम पैसा नहीं लेंगे ना, तो क्या होगा कि बहुत सारे जो लेबर जिनके पास ये अगल बगल झोपड़ झुग्गी थी, जो यहाँ अपना रह रहे थे, वो भी क्या करेंगे, इसको किराए पे चला देंगे अपनी झोपड़ झुग्गी, और अपने आ जाएंगे यहाँ पे रहने के लिए। और जिनके पास घर वाली बाहर वाली दोनों है, वो तो अपना घर वाली यहाँ रखेगा, बाहर वाली यहाँ रख देगा, मतलब ऑक्यूपाई कर लेगा। व्हाट आई वांटेड टू से, जिसको जरूरत नहीं है वो भी ले लेगा अगर हम फ्री में देंगे तो। अब जब हम 400 रुपये महीना बोलेंगे ना, तो जिसको जरूरत है, जिसको आवश्यकता है, वही लेगा, क्योंकि उसको 400 रुपये देना है, यानी एक दिन की मजदूरी देनी पड़ जाएगी महीने में। ठीक है, अब इसमें कितने क्वार्टर बनाए हमने? 100 क्वार्टर बनाए हैं। ठीक है, हम 400 रुपया महीना लेते हैं, तो हमको कितना पैसा आ जाता है? 400 रुपया इंटू 100 क्वार्टर का हमको आ जाता है 40,000 रुपया महीना। लेकिन ये जो 100 कमरे का क्वार्टर हम बनाए हैं पूरा वर्कर्स के रहने के लिए, ये बिल्डिंग जो हमने तैयार की है, इसका मेंटेनेंस का खर्चा, बिजली का खर्चा, साफ सफाई का खर्चा, ये सब मिला के हर महीने जो पैसा लगता है वो होता है 1.5 लाख रुपया। अब एक बात बताइए, हम किराए से कमाना चाहते हैं इसीलिए ये बिल्डिंग लगाए हैं किराए पे 400 रुपया महीना? नहीं भाई, समझो मेरी बात को, किराए से 40,000 रुपया आता है, हमको किराया नहीं कमाना है, 1.5 लाख रुपया तो खर्चा हो जाता है उस बिल्डिंग में। अरे ये तो सिर्फ इसलिए ताकि जिसको जरूरत है ना, बस वो ले। अगर यही हम फोकट का कर दिए ना, तो बड़ी टेंशन हो जाएगी। जो अगल बगल से आ रहे हैं, जो वहीं पे रहते हैं, वो भी ले लेंगे। हमको कमाना नहीं है, किराए पे नहीं देना है हमको, किराया मेरा मकसद ही नहीं है भाई। कैसे समझाऊं तुमको? 1.5 लाख रुपया तुम खुद खर्चा कर दे रहे हो उस बिल्डिंग की साफ सफाई में बस। ठीक है, तो 40,000 रुपया किराया थोड़ी ना ले रहे होंगे हम। ऐसी सिचुएशन में कह रहा है कि जो इनकम आती है ना, ये 40,000 किराए की इनकम नहीं है। ओ, अब समझ में आया। क्या कहता है? इफ द लेटिंग इज ओनली इंसिडेंटल, लेटिंग जो है वो इंसिडेंटल है, करना पड़ा है।
मजबूरी है, इंसिडेंटल एंड सबसर्वेंट टू द मेन बिजनेस। मेन बिजनेस जो है मेरा, उसकी वजह से ये बहुत जरूरी है करना, किराए पे देना ही पड़ेगा। मेन धंधा है, मेन धंधा क्या है मेरा? फैक्ट्री। ये मेन धंधा चलाने की वजह से अगर आपको किराए पे मकान देना पड़ रहा है ना, तो जो आमदनी है वो किराए की इनकम नहीं है, यही कह रहा है। ओहो, तो क्या होती है सर, अब ये भी बता दीजिए लगे हाथ। अब ये कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, यहाँ पे कंपनी का सेल्स वगैरह तो सब होगा ही, यहीं पे वो कंपनी लिखेगी बाई रेंट फ्रॉम वर्कर्स क्वार्टर, ठीक है, या वर्कर्स रेजिडेंस जो वर्कर को दिया गया है, ठीक है। कितना? 40,000 रुपया। और ये जो 1.5 लाख रुपया खर्चा है इस क्वार्टर की मेंटेनेंस का, ये बिजनेस का खर्चा है कि नहीं? अरे बिजनेस की वजह से ये सब करना पड़ा है, ये खर्चा भी यहीं जाएगा, टू मेंटेनेंस, बिजनेस में जाएगा, टू मेंटेनेंस ऑफ वर्कर्स क्वार्टर। कितना? 1,50,000 रुपया। ये बिजनेस का ही खर्चा है, ये बिजनेस की वजह से ये सब कर रहे हैं। तो यही आपको बता रहा था कि ये रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, ये बिजनेस में जाएगा। अच्छा, सच पूछिए तो क्या होता है प्रैक्टिकली? 40,000 रुपये जो आता है रेंटल, इसको हम बोलते हैं रिकवरी टुवर्ड्स मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट ही ज़्यादा होती है। और जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो यहीं से हम घटा के 40,000 रुपया, 60,000 रुपया, कितना आ जाएगा तब? 1,10,000 रुपया, ये हम मेंटेनेंस ऑफ वर्कर्स क्वार्टर का खर्चा दिखा देते हैं। मतलब 40,000 हम रिकवरी दिखा देते हैं और 40,000 रिकवरी ऑफ खर्चा दिखा के खर्चा ही 1,10,000 दिखा देते। बात एक ही है, चाहे आप 1,50,000 का खर्चा दिखा के 40,000 रेवेन्यू दिखाओ, और या सीधे 1,10,000 का खर्चा दिखा दो, ये दिखा दो 40,000 रिकवरी है उन खर्चों की। वर्कर से कुछ खर्चा का कुछ कंपनी लगाती है, 1,10,000 कंपनी लगाती है, 40,000 वर्कर से लेती है उन खर्चों के रिस्पेक्ट में। ऐसे कर सकते हैं। बस कुल मिला के जो आपको समझना था वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। तो रेंटल इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बट इज चार्जेबल एज बिजनेस इनकम। यू हैव सीन बिजनेस इनकम की तरह कैसे टैक्सेबल होता है, पीएल में बिजनेस के दिखाया जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली ये इनकम में कन्वर्ट नहीं होता है, ये तो घाटा ही है इसकी वजह से। तो आप रिकवरी की तरह लेस भी कर सकते हैं इसको। एग्जाम्पल, रेंटिंग ऑफ सर्वेंट क्वार्टर्स। दूसरा, इफ इनकम इज रिसीव नॉट ओनली फॉर लेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, तो दो केस में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी की नहीं होती। एक, अगर मेन धंधा करने की वजह से किराए पे देना पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा, व्हेन ओनली लेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, व्हेन इट इज नॉट ओनली फॉर द लेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी बट ऑल्सो फॉर इंसिडेंटल सर्विसेज। ये जो हमने मॉल वाला केस आपको बताया था, कह रहा है जब आप प्रॉपर्टी की वजह से किराया नहीं पा रहे हैं, दुनिया भर की और सर्विसेज दे रहे हैं उसकी वजह से पा रहे हैं किराया। जैसे मॉल में, अरे मॉल का किराया ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 100 स्क्वायर फीट की जगह आप मॉल में लेंगे और बाहर रोड पे लेंगे, बहुत अंतर होगा। मॉल में इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मॉल में किराए, प्रॉपर्टी की वजह से थोड़ी ना आपसे पैसा लिया जा रहा है उतना, इतनी दुनिया भर की सर्विसेज दी जा रही है मॉल में, इसलिए किराया ज़्यादा है। तो किराया प्रॉपर्टी का नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी के साथ जो सर्विसेज दी जा रही है उसका किराया आ रहा है, ठीक है। तो व्हेन द लेटिंग इज नॉट फॉर इज ऑल्सो फॉर इंसिडेंटल सर्विसेज और फैसिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल अ फर्निश्ड पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन, होटल वाले कमरे की बात कर लो, गेस्ट एकोमोडेशन, होटल भी गेस्ट एकोमोडेशन है। आप एक बात बताइए, होटल में कमरा लेते हैं तो क्या कमरे का पैसा दे रहे हैं आप किराया? नहीं भाई साहब, एक बार फोन करेंगे तो वेटर 4 बार दौड़ के आएगा, ठीक है। बाथरूम में इतनी सारी एसेसरीज लगी हुई है, कोई परेशानी होगी तुरंत सर्विस मिलेगी हमको, ठीक है। बैठ के रूम में खाना मंगवाएंगे, पूरा का पूरा सर्विसेज का पैसा दे रहे हो आप कमरे का पैसा नहीं दे रहे हो। आप ये मत कह दीजिएगा कि एक प्रॉपर्टी का हम पैसा दे रहे हैं होटल वाले को जब वहां पे रहने जाते हैं एक दिन के लिए। नहीं, बोला तो जाता है रूम रेंट, ठीक है, बट दैट्स नॉट एन रेंटल इनकम। एक होटल वाला किराए की इनकम थोड़ी ना कमा रहा है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी है, हाँ। क्या वो उसका ओनर है होटल का मालिक? हाँ। क्या वो उसमें अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है? अरे वो तो बस यही किराए पे दे रहा है, रहने के लिए यही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस की इनकम, यहाँ पे किराए की इनकम नहीं कहलाती है, ठीक है। कोई पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन है, मतलब होटल जैसा ही, पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन किसको कहते हैं? दे आर मिनी होटल्स, छोटे होटल्स हैं समझ लीजिए। तो वहाँ पे भी तो वही चीज़ है, सारी सर्विसेज वगैरह के ही पैसे लिए जा रहे हैं आपसे। अ वेल इक्विप्ड थिएटर,
अब कोई थिएटर बना के किराए पे दे दे, ठीक है, अब कोई थिएटर बना के किराए पे दे दिया तो जगह किराए पे थोड़ी ना दिया है, पूरा सेटअप दिया है। अब जैसे मैं लेक्चर हॉल किसी को किराए पे दे दूं, अब ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर हॉल का मतलब क्या है। लेक्चर हॉल में अब मैं अपने लेक्चर हॉल को देख रहा हूं और विजुलाइज कर रहा हूं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, कैमरा भी एक ट्राइपॉड पे है, ठीक है, पीछे मेरे ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है, सामने मेरे आईपैड है, ठीक है, राइट हैंड साइड में मेरे रिकॉर्डिंग सिस्टम है, जहां से जो मैं बोल रहा हूं ये सारी वॉइस, माइक की वॉइस जा रही है सीधे, और जो वीडियो आउटपुट है वो वहां पहुंच रहा है, ठीक है, मैंने माइक लगा रखा है, और क्या है, एसी है इस रूम में, लाइट है, फैन है, ठीक है, पीछे मेरे प्रोजेक्टर है, इतना सारा कुछ है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने सेटअप रेडी करके किसी को किराए पे दे दिया है। तो अब जल्दी बताइए, किराए की इनकम क्या एक हॉल की वजह से बस आ रही है? नहीं भाई साहब, इतना कुछ सेटअप करके दिए उसकी वजह से आ रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस केस में जो किराए की इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी। तो बिल्कुल वैसे ही वेल इक्विप्ड थिएटर, एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट किसी को किराए पे दे दिया गया है, लेक्चर हॉल किराए पे दे दिया गया, जहां पे सर्विसेज फैसिलिटीज बहुत सारी एसोसिएटेड है, तो वहां किराए की इनकम नहीं कहलाती है, ठीक है। कौन सी इनकम कहलाती है, क्या होता है, ये सब एकदम एंड में देखेंगे। तो ये एक्सेप्शन वाले केस को आप ड्रॉप कर देंगे अभी फिलहाल, ठीक है। इसका पॉइंट नंबर 2, पहले वाले पॉइंट का एक्सेप्शन आपको क्लियर हो चुका है। जो पॉइंट नंबर 2 का एक्सेप्शन है, यहां पे इनकम कौन सी इनकम होती है मॉल वगैरह के केस में, ये सब एकदम अंत में देखेंगे, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, ठीक है। देन इट कैन नॉट बी सेड टू बी डिराइव फ्रॉम मियर ओनरशिप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो ये हाउस प्रॉपर्टी की वजह से किराया नहीं आ रहा है, सर्विसेज की वजह से भी आ रहा है, बट बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज रेंडर्ड, इनकम इन सच केस में बी एसेसेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इस केस में इनकम बिजनेस की इनकम होती है। कुछ एक्सेप्शनल केस भी हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे जब बिजनेस के साथ साथ आईयूएस की इनकम भी आएगी, राइट। तो बिजनेस और आईयूएस दोनों की इनकम होती है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पब्लिक आईयूएस, विल सी दैट लेटर, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में हमने ये सीखा कि हाउस प्रॉपर्टी से अगर इनकम आती है तो वो हाउस प्रॉपर्टी की ही होगी। बस 2 ही इस बात की एक्सेप्शन है कि एक या तो बिजनेस की वजह से मजबूरी है किराए पे देना, और दूसरा अगर हम किराए पे प्रॉपर्टी तो दे रहे हैं लेकिन साथ में बड़ी सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज दे रहे हैं, और जो किराया आ रहा है वो सर्विसेज और फैसिलिटीज की वजह से आ रहा है, प्रॉपर्टी के साथ जो सर्विस एंड फैसिलिटीज है उसकी वजह से आ रहा है, राइट। तो ऐसे केस में इनकम कुछ और होती है, पीजीबीपी आईयूएस होती है, विच वुड बी सीन लेटर, राइट। विल स्टॉप हियर।